हेलो 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 नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आज एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूं जिसका पहला एपिसोड है ये, और इस सीरीज़ का नाम है द गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया। जो हज़ारों लाखों वीडियोज़ आप दाऊद इब्राहिम के ऊपर, हाजी मस्तान वगैरह के ऊपर देख चुके हो, छोटा शकील के ऊपर देख चुके हो, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं बात करूँगा ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में या तो आपको कोई भी जानकारी नहीं है या फिर आपको उनके बारे में कम जानकारी है। बात करूंगा ऐसे लोगों के बारे में जो अपने समय में बहुत बड़े बाहुबली थे, गैंगस्टर्स थे। बाद में या तो नेता बन गए या मौत के घाट उतार दिए गए या फिर किसी कारणवश ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गए जहां पे गुमनामी के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब मैंने इस सीरीज़ को एग्जीक्यूट करने का डिसीजन लिया तो मैंने सोचा सबसे पहले किसके बारे में बात करी जाए। एंड देन आई रियलाइज कि बिहार के बारे में बात करने से बेहतर क्या हो सकता है, जो कि मेरा जन्मस्थल है, जहाँ पर मैंने अपनी आँखों से देखा है कि किस तरीके से कानून की धज्जियां वर्षों तक उड़ाई गई एंड फ्रैंकली स्पीकिंग आज भी कुछ हद तक उड़ाई जा रही है। इस कहानी को जानने के लिए लेकिन आपको 1990 के दशक में जाना पड़ेगा। 1990 का दशक, तारीख 31 जनवरी, दिन था सरस्वती पूजा का, शाम ढलने को हो रही थी। लोकेशन मुजफ्फरनगर, काफ़ी फेमस एरिया है, काफ़ी फेमस शहर है। मुजफ्फरनगर के छाता चौक के पास से 4-5 गाड़ियों का एक काफिला निकल रहा था। उस काफिले में 10-12 लोग थे, जिसके अंदर एक बाहुबली था जिसका नाम था चंदेश्वर सिंह। चंदेश्वर सिंह 4-5 गाड़ियों के इस काफिले में अपने 10-12 गुर्गों के साथ देसी कट्टे, हथियार वगैरह से लैस होकर कहीं जा रहा था। अचानक से इस चौक के पास उसकी एक गाड़ी खराब हो जाती है। डर किसी का था नहीं कि सड़क पे हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, वहाँ के बाहुबली थे, लोग थर थर काँपते थे उनके नाम से। तो लोग गाड़ियों से बाहर निकलते हैं, उस गाड़ी को वहीं पर ठीक करने की कोशिश करी जाती है। चंदेश्वर सिंह भी बाहर निकलता है, अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेते हुए अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है धूम्रपान करने के लिए। अचानक से उसका एक गुर्गा दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ता है लाइटर लेके, क्योंकि छोटे मोटे गुंडों का काम यही होता है कि भाई जी, नेताजी या फिर गैंगस्टर भैया ने अगर निकाली है सिगरेट तो उसको जला दिया जाए। तो एक गुर्गा दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते अचानक से वो ज़मीन पर गिर जाता है सिगरेट जलाने के पहले। ज़मीन पे गिरने का कारण था पीछे से आई गोली की एक आवाज़। अगले ही क्षण उस गोली का इसकी पीठ को चीर के छाती से बाहर निकल के चंदेश्वर सिंह के कान के ठीक बाजू से निकल जाना। बिहार के लोगों के लिए गोलियों की आवाज़ कोई नई चीज़ नहीं थी। देसी कट्टों की आवाज़, उसकी फ्रीक्वेंसी, लोग भली भांति परिचित थे कि गोली की आवाज़ कैसे होती है। पर उस दिन, उस शाम को सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि अचानक से देसी कट्टों की आवाज़ पहचानने वाले बिहारी लोग जो हैं वो ये नहीं समझ पाया कि इतनी ताबड़तोड़ गोलियां कौन सी बंदूक चलाती है। अचानक से नॉन स्टॉप तरीके से गोलियों की बौछार होनी शुरू होती है और जितने भी 10-12 गुर्गे थे चंदेश्वर सिंह के, वो सारे के सारे ज़मीन पर गिर जाते हैं। लाशों का ढेर वहाँ पर लग चुका था, खून चारों तरफ बह रहा है, लोग हताश होकर, बदहवास होकर भाग रहे हैं, डर के मारे थर-थर काँप रहे हैं। दे कुड नॉट फिगर आउट कि हो क्या रहा है। अचानक से उस बारूद के धुएं से, गोलियों के धुएं के बीच से एक 6 फुट लंबा इंसान, छरहरा, गोरा चिट्टा, काले बाल, देखने में मोरलेस उस समय के हिसाब से स्मार्ट, बाहर निकलता है बॉलीवुड स्टाइल में, कंधे पे AK-47 रख के। पहली बारी बिहार के लोगों ने किसी गैंगस्टर के हाथ में AK-47 देखी थी। देसी कट्टा हर किसी के पास होता था, AK-47 सबसे पहले इस इंसान के पास देखी गई थी। इस इंसान का नाम था अशोक शर्मा। अशोक शर्मा चंदेश्वर सिंह को एक गोली मारता है, चंदेश्वर सिंह नीचे गिरता है। किसी बॉलीवुड स्टार की तरह धीरे धीरे आते हुए इवेंचुअली अशोक शर्मा चंदेश्वर सिंह के छाती के ऊपर पांव रखता है और कहता है, तुमसे कहे थे ना, आज ही के दिन मारेंगे। और उसके बाद नॉन स्टॉप उसके शरीर के ऊपर गोलियां मारना शुरू कर देता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक सीन देखा होगा जहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी मूवी के एंड में उसका जो दुश्मन होता है उसको गोलियों से छलनी करता है एक वॉशरूम के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वही तरीके का सीन यहाँ था। सरेआम सड़क पे चंदेश्वर सिंह की छाती के ऊपर AK-47 से दनादन गोलियां मार दी गई थी। जब उस लाश से गोलियां निकाली गई थी तो काउंटिंग करी गई थी कि 40 गोलियों से उसके शरीर को छलनी किया गया था। लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस अशोक शर्मा के पास AK-47 आई कहाँ से। किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी और लोगों के मन में एक डर बैठ गया था कि इसके पास इतना बड़ा हथियार आ गया है। उसके पहले लोगों ने अशोक शर्मा को सिर्फ और सिर्फ एक बुलेट के ऊपर और एक खुली जीप के ऊपर सवारी करते हुए देखा था। कोई बड़ा हथियार कभी भी उसके पास से कभी पाया नहीं गया था। आलम ऐसा था कि अशोक शर्मा की एक भी फोटो अगले 4-5 वर्षों तक पुलिस के पास मौजूद नहीं थी। लोग उनसे मिला करते थे, हर कोई जानता था कि वो दिखता कैसा है, पर पुलिस के पास एक भी फोटो नहीं थी। बिहार
ये वो ज़माना है जहाँ पे सिर्फ राजनीति की गोलियाँ नहीं चलती थी। यहाँ पे सड़कें, गली, मोहल्ले और पूरा का पूरा सिस्टम एक इंसान के द्वारा रन किया जा रहा था मुजफ्फरपुर और बेगूसराय जैसे एरिया में, और उस इंसान का नाम था अशोक शर्मा, जिसको लोग अशोक सम्राट के नाम से भी जानते हैं। लोग कहते थे कि वो एक गुंडा नहीं, वो एक सिस्टम था। पुलिस की फाइल बहुत मोटी थी, सिर्फ एक चीज़ की कमी थी और वो थी अशोक शर्मा और अशोक सम्राट की एक फ़ोटो। एक आम लड़का जो बनना पुलिस वाला चाहता था, और अगर थोड़ा सा पेशेंस दिखाया होता तो शायद पुलिस वाला बन भी जाता, पर हालात इस तरीके से बदले कि वो पुलिस वाला बनने के बजाय बिहार का फर्स्ट गैंगस्टर बना जिसके पास AK-47 पाई गई थी। ये कहानी उस इंसान की है। इस इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से पुलिस के सपनों को चकनाचूर करके आपराधिक गतिविधियों की तरफ बढ़ती है, और उसके बाद किस तरीके से इसके जीवन का अंत होता है, इस वीडियो में आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं जानने की कोशिश करते हैं कि अशोक शर्मा की ज़िंदगी शुरू कहाँ से हुई और आखिरकार उसका अंत कैसे हुआ। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द गैंगस्टर्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट एपिसोड, अशोक सम्राट। बेगूसराय जिले का सोखारा गांव बड़ौनी रेलवे स्टेशन के करीब है। बेगूसराय को उस समय मिनी मॉस्को या बिहार का लेनिनग्राद कहा जाता था, क्योंकि ये कम्युनिस्टों का गढ़ था। यहीं जन्म हुआ था अशोक शर्मा का। बचपन से पढ़ाई में अव्वल, उसने AA में किया था और उसका सपना था पुलिस की वर्दी पहनना। बचपन से लेकिन अशोक शर्मा का एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, उसका टेम्पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। छोटी छोटी बात पर बिगड़ जाना, मारपीट करना उसके लिए रोज़ की बात होने लगी थी, और इसी वजह से उसके मोहल्ले में लोग उसे अशोक शर्मा कहने के बजाय अशोक पगला कहा करते थे। बड़ा हुआ तो उसे फुटबॉल का शौक चढ़ा। फुटबॉल फील्ड में भी अक्सर उसके झगड़े हुआ करते थे, और यहीं पे लेकिन उसकी मुलाकात होती है रामविलास चौधरी से। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो जाती है जितनी ज़्यादा आपको शोले फिल्म में दिखाई गई थी, जय और वीरू की तरह। यही जोड़ी भी बिल्कुल जय और वीरू की तरह थी, एक दूसरे के लिए मर मिटने को बेताब। झगड़ा अगर अशोक का होता तो रामविलास जाके बदला लेता था। रामविलास अगर किसी मुसीबत में होता था तो अशोक शर्मा वहाँ पे खड़ा मिलता था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये लड़के आगे जाके बहुत धमाल मचाने वाले हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये धमाल के अंदर जिंदगियां बदलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अशोक शर्मा पुलिस वाला बनना चाहता था। उसने उस सपने को बरकरार रखने के लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंस्पेक्टर की भर्ती के पेपर दिए। पेपर अच्छा गया, फिजिकल टेस्ट में पास हो गया, लेकिन उसी दौरान उसका जो ये दोस्त था रामविलास, उसने घर के झगड़ों से तंग आकर जहर खा लिया। जैसे ही अशोक के पास एक खबर पड़ती है कि उसके परम मित्र ने जहर खा लिया है, तो वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और कहता है कि अगर मेरा दोस्त जिंदा नहीं रहेगा तो मैं भी इस दुनिया में नहीं जीना चाहता। ये कहकर वो इंसान अपने ही पेट पे एक देसी कट्टा सटा के अपने पेट में गोली मार देता है। बड़ी मशक्कत करी जाती है और दोनों के दोनों बच जाते हैं। जय और वीरू दोनों ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करी थी, पर किस्मत का कमाल देखिए, दोनों बच जाते हैं और एक ऐसी जर्नी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं जहां पे खून खराबे के अलावा और कुछ भी नहीं था। ये समय है 1983-84 के आसपास का। उस समय में गाँवों में खाद और बीज के स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं गाँव वाले ऐसे सड़कों पे ही उतार लिया करते थे। गाँव में ऐसे साइट पे सब कुछ पड़ा होता था। अशोक और रामविलास इस बात को जानते थे। इन दोनों ने इन चीज़ों को चुराना शुरू किया। ये रामविलास के साथ मिलकर खादों को चुराता था, बीजों को चुराता था, और उसके बाद जाके ये मार्केट में बेचते थे। मार्जिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, जितना मुनाफा होता था उसमें भी जोखिम था। इस चीज़ से बचने के लिए रामविलास ने अशोक को एक सजेशन दिया और उसने कहा कि हमें कुछ हथियार खरीदने चाहिए। सलाह दी गई थी हथियार खरीदने की, लेकिन अशोक कुछ और ही सोच रहा था। उसने हथियार खरीदने के बजाय एक मोटरसाइकिल खरीदी और एक खुली जीप खरीदी। उसका ये मानना था कि अगर आप चौड़ में घूमते हो तो लोगों को आपसे डर लगता है, आपको किसी हथियार की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर कट्टर तरीके से यकीन करते थे, कहीं पे भी कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। अब तक ये दोनों बेगूसराय के जो कम्युनिस्ट थे उनकी नज़र में धीरे धीरे आ गए थे, और ये कम्युनिस्ट व्यापारी जो थे उनकी नज़र में धीरे धीरे आ गए थे। तो कम्युनिस्ट व्यापारियों ने इनके बीच में फूट डलवाने का प्लान बनाया। अशोक का दिमाग को ब्रेन वॉश करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उन्होंने रामविलास को टारगेट किया। उन्होंने रामविलास को एक दिन शराब पी के पूरी तरीके से धुत करके उसके दिमाग में जहर घोला कि यार सारा का सारा काम तो तुम करते हो, प्लानिंग तुम्हारी होती है, एग्जीक्यूशन तुम्हारा होता है, मार्केटिंग तुम करते हो, व्यापारियों से बात तुम करते हो, पर क्रेडिट सारा का सारा अशोक को मिल जाता है। चारों तरफ सिर्फ अशोक के बारे में ही बात हो रही है।
इन कम्युनिस्ट व्यापारियों के दिमाग में जहर डालने के बाद रामविलास थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है और इसी परेशानी में वो मार्केट में लोगों को ये कहना शुरू कर देता है कि अशोक का वो बॉस है, अशोक उसके लिए काम करता है। जब अशोक को इस बात की जानकारी मिलती है तो उसके दिल को चोट पहुंचती है कि आखिरकार उसका परम मित्र लोगों को ऐसा कैसे कह सकता है कि वो उसका कर्मचारी है। अशोक ने लेकिन फिर भी कोई वायलेंट रास्ता नहीं अपनाया। ही डिड नॉट थिंक ऑफ किलिंग हिज फ्रेंड, टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हिज फ्रेंड, ही वाज जस्ट हर्ट। दोनों के बीच में लेकिन इस घटनाक्रम के बाद दरारें बढ़ने लगी थी, मनमुटाव बढ़ने लगा था, झगड़े धीरे धीरे बढ़ने लगे और इवेंचुअली ये डिसाइड हुआ कि संपत्ति जो दोनों की मिली जुली है उसका बंटवारा किया जाएगा। पंचायत में बात पहुंचती है। अब पंचायत में बात पहुंचती है तो चक्कर ये है कि जो व्यापारी लोग थे वो रामविलास का साथ दे रहे थे क्योंकि उन्हें रामविलास ज़्यादा मुनासिब लगा था अपने कामों को, जो भी इन्वॉल्वमेंट था उसको करने के लिए। तो पंचायत में जितनी भी संपत्ति होती है, ट्रक वगैरह जो होते हैं, हथियार जो होते हैं, ज़मीन ज़्यादा है, सब कुछ जो है, सब कुछ वो रामविलास को दे दिया जाता है। और अशोक के हाथ आती है उसकी मोटरसाइकिल और एक खटारा मेटाडोर। जाहिर है कि रामविलास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था यहाँ पे और उसके मन को यहीं पे तसल्ली नहीं मिली थी। अशोक के दिमाग में कोई भी अभी विचार नहीं आए थे रामविलास को मारने के, लेकिन रामविलास के मन में डिसीजन बन चुका था कि उसे अब अशोक की हत्या करनी है। बंटवारे में मिली मोटरसाइकिल पर एक बारी अशोक अपने घर लौट रहा था। अचानक से एक सुनसान रास्ते पे खेतों के बीच में जाते हुए उसकी मोटरसाइकिल की हेडलाइट ख़राब हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा था, घना, चारों तरफ पेड़ पौधे थे, खेत थे, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ देर तो वो मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करता है पर उसे रियलाइज़ होता है कि ऐसे तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी गड्ढे में गिर सकता हूँ। तो वो वहीं पर मोटरसाइकिल को उतार के उस हेडलाइट को वहीं पर खुद से ठीक करने की कोशिश करता है। अचानक से पीछे से एक ट्रक आता है। उस ट्रक का जो ड्राइवर था उसका नाम था विपिन। विपिन इसकी एक कज़न बहन का पति था, यानी रिश्ता था इन दोनों का। तो विपिन ने उनसे पूछा कि क्या भैया मोटरसाइकिल का हेडलाइट ख़राब हो गया है क्या? ऑब्वियसली हेडलाइट ख़राब था। अशोक कहता है कि हाँ हेडलाइट ख़राब हो गया है। तो विपिन उसे कहता है कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे धीरे धीरे ट्रक चलाता हूँ, उसकी हेडलाइट से, उसकी रोशनी से आप आगे बढ़िए। यही किया जाता है। अशोक धीरे धीरे मोटरसाइकिल चला के आगे बढ़ता है। पीछे से ट्रक की रोशनी आ रही थी। अचानक से पीछे से एक गाड़ी आती है, एक जिप्सी टाइप की, और लगातार हॉर्न करती है ट्रक को साइड रखने के लिए। बार बार हॉर्न उस पर बजाए जाते हैं। विपिन जो ट्रक ड्राइवर था वो रियर व्यू मिरर से, साइड मिरर से देखने की कोशिश करता है कि कौन है। तो उसे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं रामविलास के आदमी हैं और ये यहाँ पे आए हैं इसका खात्मा करने के लिए, अशोक को मारने के लिए। तो वो उन्हें आगे बढ़ने की जगह नहीं देता। वो अपने ट्रक को उसी तरीके से स्विंग करता है, उसी तरीके से टर्न्स मारता है जिस तरीके से वो गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। और उसे पता था कि वो उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएगा, तो इवेंचुअली वो गाड़ी को, ट्रक को रास्ते में टेढ़ा करके रोक देता है ताकि जीप आगे ना निकल पाए। उस गाड़ी से लोग उतरते हैं और गोलियां चलाना शुरू करते हैं। इस गोलीबारी के अंदर विपिन भी जख्मी होता है और वहाँ से अशोक शर्मा जो है वो भागना शुरू करता है। भागते भागते वहाँ पे थोड़ी ही दूर पे बड़ौनी थाना कैंपस था, वो वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँच के अपनी जान बचाता है। अब अशोक को ये रियलाइजेशन हो गया था कि बेगूसराय में रहना मुश्किल है और यही वो वजह है कि वो बेगूसराय को सुरक्षित ना पाते हुए उस जगह को छोड़ता है और वहाँ से मुजफ्फरनगर पहुँचता है। अब आ जाते हैं हम साल 1986 में। गर्मियों का दिन था, चारों तरफ लू चल रही थी। एक जगह पे शादी का फंक्शन चल रहा था। बाहुबली चंदेश्वर सिंह जो है उनके बेटे का तिलक हो रहा था। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, रंगीन माहौल था, सलमा सितारे वाली लाइटें लगी हुई थी, सब कुछ था। उस भीड़ के अंदर एक इंसान था जिसका नाम था अशोक शर्मा, वो भी वहाँ पे शामिल था। वो जब आज घूम रहा होता है तो अचानक से एक रिश्तेदार, शादियों में लोग ऐसे ही सर्व किया करते थे उस समय, वेटर वगैरह कुछ नहीं होते थे उस समय पे, लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे शादियों में, स्पेशली गाँव वाले। तो एक रिश्तेदार, गांव वाला जो भी था वो इंसान, वो एक ट्रे लेके शरबत लेके जाता है अशोक की तरफ और उसे शरबत ऑफर करता है। तो अशोक उसे पलट के जवाब देता है कि शरबत नहीं, आज मैं खून पीने के लिए आया हूँ। ये वो लाइन है जिसने अशोक शर्मा को अशोक सम्राट बनाया था और ये वो लाइन है जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस हुआ था कि मुझे शरबत नहीं पीना, आज मैं खून पीने के लिए आया हूँ। उसके बाद अशोक अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और दनादन गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है, कई लोगों की लाशें वहाँ पे गिर जाती है। चंदेश्वर सिंह के कई रिश्तेदार वहाँ पे मारे गए थे। गोलियों की आवाज़ सुन के चंदेश्वर सिंह समझ जाता है कि हमला हो गया, वो वहाँ से भाग लेता है। चंदेश्वर सिंह के ऊपर ये अटैक क्यों किया गया था?
दरअसल मुजफ्फरनगर आने के बाद छात्र राजनीति में मिनी नरेश नाम का एक काफ़ी एक्टिव लीडर था। उसके साथ अशोक की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और मिनी नरेश का चंदेश्वर सिंह के साथ काफ़ी तनाव था, झगड़ा वगड़ा था। और यही वो वजह थी कि मिनी नरेश का साथ देने के लिए और उसके गुड बुक्स में आने के लिए, उसके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करने के लिए, उसके साथ सिस्टम को मुजफ्फरनगर में सेट करने के लिए अशोक ने मिनी नरेश का साथ दिया था चंदेश्वर को मारने के लिए। हालांकि ये हमला उस दिन विफल हो गया था। ये हुआ था 1986 में। फिर 1989 3 साल बीत जाते हैं। एक समय था जब अशोक शहर में नहीं था। इस खबर को पाके कि अशोक शहर में नहीं है, चंदेश्वर सिंह उस पीजी हाउस में पहुंचते हैं जहाँ पे मिनी नरेश रहा करता था। मिनी नरेश के रूम में पहुंच के तलवार की धार से उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसका कत्ल किया जाता है। इस हमले की खबर पाके और इस खबर को पाके कि मिनी नरेश का कत्ल कर दिया गया है, अशोक बुरी तरीके से दहल जाता है और वो उस दिन प्रण करता है कि वो आज से 1 साल के भीतर इसी दिन चंदेश्वर सिंह का कत्ल करेगा। 1990 31 जनवरी सरस्वती पूजा वही दिन था जिस दिन अशोक सम्राट ने चंदेश्वर की छाती पे पांव रख के कहा था कि तुमसे कहे थे ना, आज ही के दिन मारेंगे। अशोक ने अपना वादा पूरा कर दिया था। अशोक सम्राट का नेटवर्क इतना तगड़ा हो चुका था कि बिना बेगूसराय गए, यानी कि मुजफ्फरनगर में बैठे बैठे उसने अपने पुराने दुश्मन, फ्रेंड कम फो रामविलास का कत्ल करवा दिया। अशोक की जिंदगी लेकिन थोड़ी सी अब बदलने वाली थी। 6-7 साल हो चुके थे गुंडागर्दी करते हुए, तस्करी करते हुए, बाहुबली बने हुए। पटना के शास्त्री नगर में एक अपार्टमेंट हुआ करता था, अलकनंदा अपार्टमेंट। वहाँ पे अशोक सम्राट रहा करता था। शाही जी नाम के एक नई फैमिली थी, शाही जी, वो वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, जिनकी 3 बेटियाँ थी। उन 3 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी के साथ अशोक की आंखें चार हो जाती है, दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अशोक उसकी तरफ कदम बढ़ाता है और कदम उस लड़की की तरफ से भी बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है लेकिन कि गुंडा अशोक था, लेकिन इस शादी से प्रॉब्लम अशोक के घर वालों को थी। शाही जी इस रिश्ते से खुश थे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी और यही वो वजह है कि वो इस शादी के लिए हाँ कह देते हैं और उन्होंने अशोक को अपना दामाद स्वीकार कर लिया था। शादी के बाद इनका एक रिसेप्शन होता है जिसमें 500 से ज़्यादा लोग आए थे। उसमें एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, रतन सिंह, वो उसके घर पे हुआ था ये। और ऐसा कहा जाता है कि 500-600 से ज़्यादा गाड़ियाँ आई हुई थी, तो लोग तो एक्चुअली में ज़्यादा रहे होंगे। यहाँ से लेकिन अशोक सम्राट का थॉट प्रोसेस चेंज होता है। वो अब सोचने लगा था कि अब चूंकि शादीशुदा ज़िंदगी हो गई है तो ये चोरी चकारी, ये गैंगस्टरबाजी वाला काम, ये गोलीबारी वाला काम उसे नहीं करना चाहिए। वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा था और गुंडों का फ्यूचर हिंदुस्तान में एक ही होता है, राजनीति। 1989 में उसने कांग्रेस के हेमंत शाही को सपोर्ट किया, पर हेमंत साहब चुनाव हार जाते हैं। इसके 2 साल बाद 1991 में चुनाव में कांग्रेस ने हेमंत की जगह विरोधी खेमे से आए हुए रघुनाथ पांडे को टिकट दे दिया। अशोक को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो खुलेआम कांग्रेस के विरोध में उतर आया। वो मुजफ्फरनगर के भूमिहार इलाकों में जाता है और वहाँ पे लोगों को लिटरली धमकी देता है कि आपको वोट देने के लिए नहीं जाना है। और यही वो कारण है कि 1991 के इलेक्शन में भूमिहार लोगों का वोट, मतदान जो है, काफ़ी कम रेशियो में हुआ था। यही वो रीज़न है कि रघुनाथ जो है इलेक्शन हार जाते हैं और वहाँ से जीत होती है जॉर्ज फर्नांडिस की। 1995 फिर एक फेज़ आता है जहाँ पे वो खुद चुनाव में उतरने का डिसीजन लेता है। इसके लिए मुजफ्फरपुर का कुडोनी विधानसभा क्षेत्र चुना जाता है। ये निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं और उसके सामने थे जनता दल के बसावन प्रसाद भगत, समता पार्टी के सिंहेश्वर सैनी और बीजेपी के चंदेश्वर प्रसाद। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी इसकी बीवी ने संभाली थी, लेकिन ये इलेक्शन हार जाता है। जीतने वाले प्रत्याशी को करीबन 66,000 वोट मिले थे, 65,000 प्लस समथिंग, और इसको 25,000 से थोड़े से ज़्यादा। एक गहरी हार। पॉलिटिकल करियर स्टॉल हो चुका था, पर जिंदगी में एक मोड़ और आने वाला था। बात है 1995 5 मई की, यानी 5 मई की। पटना पुलिस ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। पटना पुलिस ने जो डीजीपी थे उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कल एनकाउंटर हुआ है जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। वैशाली में एनकाउंटर हुआ था, ये 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। 2 इंसान पहचान लिए गए, शिनाख्त हो गए, अनिल शर्मा और रामा सिंह, पर एक इंसान जो है उसका चेहरा इस तरीके से खराब है कि हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। अपराधियों के पास से पिस्टल, गोला बारूद, ऐसे देसी कट्टे, हथियार वगैरह ये सब कुछ भी मिला था। 2 की शिनाख्त होगी, 1 की शिनाख्त नहीं हो पा रही और पुलिस यही जानना चाहती थी कि आखिरकार ये तीसरा इंसान है कौन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन पहले अशोक सम्राट अपने घर से निकलता है 2-3 गाड़ियों के काफिले में। किसी ठेके, किसी धंधे के बारे में बात करने के लिए वो पटना से सोनपुर की तरफ जा रहा था। 2-3 गाड़ियाँ थी। इसकी गाड़ी थी एक मारुति, ब्लू कलर की गाड़ी थी इसकी।
2 गाड़ियों में इसके चेले चपाटे थे। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पे पुलिस का एक चेक पोस्ट मिल जाता है, जिसको लीड कर रहे थे उस समय पुलिस इंस्पेक्टर शशि भूषण शर्मा। शशि भूषण शर्मा गाड़ी को रोकने का आदेश देते हैं, दूर से ही हाथ करके इशारा करते हैं। अशोक पुलिस वालों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। फॉर सम रीजन ही डाइवर्टेड हिज कार और वो दूसरी तरफ गाड़ी भगाना शुरू कर देता है पुलिस से बचने के लिए। पुलिस वाले उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। चलते चलते अचानक से गाड़ी एक पत्थर से टकराती है, पलट जाती है और अशोक और उसके कुछ साथी वहाँ से भागना शुरू करते हैं। गर्मी का माहौल था, चारों तरफ वीराना सा एरिया था, खेतों की कटाई वटाई हो चुकी थी, धूल मिट्टी उड़ रही थी। आगे आगे ये 4-5 गुंडे इंक्लूडिंग अशोक शर्मा, अशोक सम्राट, पीछे पीछे शशि भूषण शर्मा अपने पुलिस वालों के साथ। पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि वो जिसका पीछा कर रहे हैं वो अशोक शर्मा है। अशोक शर्मा एक गांव में पहुंचता है और गांव में एक खुले घर को देख के वहां पे घुस जाता है। वहां पे एक विधवा महिला, शांति नाम था मेरे ख्याल में उनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इमीडिएटली घर से बाहर भागती है और कुंडी को बाहर से बंद कर देती है। अशोक शर्मा अब अपने गुर्गों के साथ उस घर के अंदर कैद हो चुका था, बंद हो चुका था। है ना इंटरेस्टिंग चीज़। इतने में जब ये दौड़ रहे थे उसी दौरान पे पुलिस ने डकैत डकैत चिल्लाना शुरू कर दिया था। वहाँ की जो गांव वाले हैं वो डकैतों से काफ़ी परेशान थे। तो जैसे ही वो डकैत डकैत चिल्लाना शुरू करते हैं पुलिस वाले, गाँव वाले भी इनके साथ हो चुके थे। फिर घर के अंदर कैद कर दिया गया। शांति जी बाहर आ जाती है, बाहर से कुंडी लगा दी जाती है। भीड़ पूरी तरीके से उग्रसर थी। उन लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए कुंडी खोलने की बजाय पहले गांव वालों के द्वारा घर में आग लगाई जाती है। उस आग से बचते हुए अशोक सम्राट और उसके लोग बाहर निकलते हैं, दनादन गोलियां चलाते हुए। जिसको गोली लग रही है, दे डिड नॉट केयर, गोलियां चल रही है। पुलिस भी जवाबी फायर करती है। जवाबी फायर में अशोक सम्राट के चेहरे के ऊपर पुलिस की गोली लग जाती है। वो वहीं पे गिर जाता है। सारे के सारे गुर्गे जो हैं पुलिस की गोलियों से खत्म हो जाते हैं। गांव वालों का गुस्सा लेकिन इतना ज़्यादा था डकैतों के नाम पे कि वो पत्थर वत्थर लेते हैं और अशोक सम्राट के चेहरे पे दनादन वार करके उसके मुख को, उसके चेहरे को पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर देते हैं। फिर अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तीसरी लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो चूंकि घर से अशोक सम्राट जो है एक दिन से गायब था, उसके घर वाले भी वहाँ पर शिनाख्त के लिए पहुँचते हैं, इस शक में, इस डर से कि शायद ये उनके ही पुत्र के, पति के किसी की लाश है जो भी, और वो शिनाख्त कर देते हैं कि ये अशोक सम्राट की ही लाश है। पुलिस महकमे के लिए ये एनकाउंटर इतना ज़्यादा स्पेशल था, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि जो इंस्पेक्टर थे शशि भूषण शर्मा, उनको इमीडिएटली डीएसपी बना दिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक सम्राट जब पुलिस से भाग रहा था, अगर वो 1 किलोमीटर और भाग लिया होता, 1 किलोमीटर और, अगर वो 1 किलोमीटर और भाग लिया होता तो अपने पत्नी के गाँव पहुँच जाता। और वहाँ पहुँचने के बाद गांव के दामाद जी के ऊपर पुलिस तो क्या, कोई भी सरकार हाथ नहीं लगा सकती। गांव में इस तरीके का माहौल होता है। और अशोक सम्राट की ज़िंदगी की दी एंड उसी दिन होनी थी और वो हो गई। ये कहानी थी अशोक सम्राट की, द फर्स्ट गैंगस्टर ऑफ इंडिया जिसके पास पब्लिकली AK-47 देखी गई। वो गैंगस्टर जिसने 1 साल के अंदर मारेंगे, इसी दिन मारेंगे, वो प्रॉमिस किया था, उसको निभाया। वो गैंगस्टर जिसने ये कहा था, शरबत नहीं खून पीने के लिए आया हूँ। आप इस सीरीज़ के बारे में, इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार ही जुड़े हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप लाइक करते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा कमेंट होते हैं उससे एंगेजमेंट बढ़ता है, वीडियोज़ आगे रिकमेंडेशन में जाती हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद, पहले लाइक करने के बाद नहीं, ख़त्म होने के बाद अगर आप लाइक करते हैं तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप करके वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पहले ही लाइक कर चुके हैं तो अनलाइक करें, ख़त्म होने के बाद दोबारा से लाइक करें, हाइप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि हम कोशिश करते रहें वीडियोस बनाने की, इस चैनल को बरकरार रखने की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ गो अहेड, सपोर्ट अस फाइनेंशियली एंड मेक श्योर वी कंटिन्यू डूइंग आवर वर्क। हफ्ते में मेरी कोशिश है कि आपके सामने कम से कम 1 एपिसोड गैंगस्टर वाला लेके आऊँ मैं, हो सकता है 2 भी लेके आऊँ, पर 1 तो लाने की मेरी कोशिश रहेगी। बिसाइड्स द डार्क सीक्रेट्स वीडियो जिसकी फ्रीक्वेंसी में बढ़ाने वाला हूँ, एंड बॉलीवुड की लाख लपेट जिसके बारे में हम रेगुलरली बात करते रहते हैं। उन पॉलिटिशियंस के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे दुखों का अंबार ला रखा है जो आपको रियलाइज़ भी नहीं होता। उनकी ज़िंदगियों के बारे में भी, उन स्टोरीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल आज समय देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, इस उम्मीद में कि आप वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करेंगे। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।